हेलो दोस्तों, चलिए आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको तो एलिमेंट्स पता ही होंगे, एलिमेंट्स क्या रहता है ये तो आपको पता ही होगा, आप पिछले स्टैंडर्ड्स में ये सीख गए हो। तो हम आगे बढ़ते। तो सबसे पहले देखिए कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों आ पड़ी। तो देखिए आज तक जितने एलिमेंट हमें पता है उसका नंबर है 118। और ये जो सब एलिमेंट्स है सब सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करते, कुछ वैरायटीज इनकी प्रॉपर्टीज़ में होती है। तो देखिए, तो इनकी पढ़ाई करना, उनका स्टडी करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट लोगों का क्या मानना था, अगर इतने सारे एलिमेंट्स है तो इनका अलग अलग पढ़ाई करना, इनकी अलग अलग पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट काम होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टी, देखिए सेम नहीं तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले किसी एलिमेंट्स का ग्रुप बनाकर अगर एक साथ उसकी स्टडी करेंगे तो क्या होगा, तो ये स्टडी बहुत इजी हो जाएगी। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्स, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स पता नहीं थे, तो सबसे पहले क्या किया गया कि क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का मेटल और नॉन मेटल ऐसा किया गया, सिर्फ मेटल और नॉन मेटल। पर बाद में जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई और नए नए एलिमेंट्स खोजे जाने लगे, वैसे वैसे कुछ अलग क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ने लगी। तो ऐसा क्लासिफिकेशन किसने किया आज हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये ट्राई किया 1817 में जर्मन साइंटिस्ट डोबेराइनर ने। किसने? डोबेराइनर ने। तो देखिए, उनके जो क्लासिफिकेशन था उस क्लासिफिकेशन का नाम था डोबेराइनस ट्राइड। तो अभी ट्राइड ये जो शब्द है उसका मतलब क्या, ट्राइड मतलब तीन का ग्रुप। ट्राइड मतलब क्या, तीन का ग्रुप। तो देखिए, अभी तीन का ग्रुप, इसके मतलब एक ग्रुप ऑफ 3 पीपल, 3 एलिमेंट्स इंग्लिश में कहा जाए तो किसी भी चीज तीन का ग्रुप। तो डोबेराइनर ने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाली 3 एलिमेंट्स को एक साथ लिया, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले 3 एलिमेंट्स को एक साथ लिया और उनको उनके एटॉमिक मास के अनुसार लगाया। मतलब सबसे कम एटॉमिक मास वाला ऊपर, उसके बाद बीच वाला और लास्ट में सबसे ज़्यादा मास वाला, ऐसा उसने अरेंजमेंट किया। मतलब डोबेराइनर ने स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी लिया एटॉमिक मास को। क्लासिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ली वो कौन सी थी, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो देखिए, अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते। जैसा देखिए, पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो, डोबेराइनर ने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते उन्हें कंसिडर किया। तो देखिए, हम एटॉमिक मास देखिए लिथियम का, तो ये 6.9, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का कितना है 39.1। तो डोबेराइनर का क्या कहना था कि अगर पहला एलिमेंट उसका एटॉमिक मास और तीसरा एलिमेंट उसका एटॉमिक मास, अगर इन दोनों का मीन निकाला जाए, मीन निकालना मतलब तो 2 से डिवाइड करना, मीन निकालना मतलब क्या, 2 से डिवाइड करना। अगर इन दोनों के मास का मीन निकाला जाए तो उसका आंसर आएगा, अभी देख लीजिए आप कितना आंसर आएगा, ये हो गया 46/2, कितना आ गया 23। तो उसका मीन आ जाएगा, बीच वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास जितना उसका मीन आ जाएगा। ऐसा कहना किसका था, डोबेराइनर का कहना था। पर डोबेराइनर का जो टाइम था वो था 1817, मतलब 1817। इस टाइम तक इतने एलिमेंट्स हमें पता नहीं थे, तो कुछ एलिमेंट्स के लिए ये लॉ फॉलो कर गया। आगे भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, तो है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। इसमें आप देख सकते हो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास और बेरियम का एटॉमिक मास, इनका मीन निकालना पड़ेगा। अगर हम इनका मीन निकाल दे तो आंसर कितना आ जाता है 88.7, मतलब नियर आ रहा है, नियर बाय आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं आ रहा, नियर बाय आ रहा है। तो देखिए, मतलब जो लॉ है इतना कंप्लीटली वो तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों हेलोजन ग्रुप के जो मेंबर्स है। तो इसमें हम क्लोरीन और आयोडीन का अगर मीन निकाल लेते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 81.2, कितना आ जाएगा आंसर 81.2। फिर ये भी देखिए डिफरेंस शो कर रहा है। तो हुआ यूँ कि जो डोबेराइनर का ट्राइड था उसके टाइम में बहुत कम एलिमेंट्स पता थे। बाद में क्या हुआ, डोबेराइनर के बाद बहुत से एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी, नए नए एलिमेंट्स सामने आने लगे, और वो जो एलिमेंट्स थे वो डोबेराइनर का या ट्राइड का रूल फॉलो नहीं कर रहे थे।
इसीलिए डोबेराइनर का ये जो ट्रायड था क्या हो गया, फेल हो गया, ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई, ये थ्योरी फेल हो गई। तो अब डोबेराइनर की थ्योरी तो फेल हो गई थी, तो उसके बाद क्लासिफिकेशन का दूसरा ट्राई किया इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड ने। किसने? इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड। तो उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन मेथड को नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो देखिए 1865 का समय था जब न्यूलैंड्स ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। तो उनका लॉ क्या कहता है देख लीजिए, देखिए इनका लॉ क्या है, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस देयर इज सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट। तो देखिए मतलब इन्होंने भी स्टैंडर्ड जो माना है क्लासिफिकेशन के लिए वो एटॉमिक मास को ही माना। और उनका क्या कहना था, अभी हम कहना जान लेते हैं उनका क्या था, पूरा ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उनका कहना क्या था। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, कैसे अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करें, तो क्या होगा कि जो आठवां एलिमेंट आएगा वो पहले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगी, मतलब पहला और आठवां एलिमेंट प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा उनका कहना था। तो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखिए हम एक सीरीज देख लेते हैं उनकी। देखिए उन्होंने अरेंजमेंट कैसी की, रोज में हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये उनका पहला अरेंजमेंट हुआ। तो देखिए उनका कहना क्या था, अगर हम ऐसा अरेंजमेंट करते जाए तो जो आठवां एलिमेंट आएगा, जैसे अभी आठवां एलिमेंट कौन आएगा, तो फ्लोरीन आएगा। आठवां एलिमेंट कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। तो उनका कहना था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये दो कैसा प्रॉपर्टीज शो करेंगे, सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो उसके बाद कौन आएगा फिर आठवां, क्लोरीन आ जाएगा। तो उनका कहना था कि क्लोरीन और हाइड्रोजन सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो देखिए तो उन्होंने क्या किया, अपना जो ये लॉ था वो उन्होंने म्यूजिक के जो 7 सुर रहते उनसे कंपेयर किया। जैसे आप ऊपर देख सकते हो, सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी। तो उनका क्या कहना था कि जो पहले नोट में है पहले म्यूजिकल नोट में जितने एलिमेंट्स है वो सारे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, दूसरे में जितने वो भी सारे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, ऐसा उनका कहना था। जैसे हम भी देखते हैं, देखिए सारे गम पधनी, नी के बाद फिर से क्या आ जाता है, सा आ जाता है। तो ऐसा ही उनका कहना था कि आठवां जो सा में फिर से आ रहा है वो प्रॉपर्टीज भी कैसी करेगा शो, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। देखो 1865 का समय था, ज़्यादा एलिमेंट तब भी डिस्कवर नहीं होते, कुछ तकरीबन 56 एलिमेंट्स तब डिस्कवर हुए थे। और उन्होंने ये क्लासिफिकेशन इन 56 एलिमेंट्स को देखते हुए ही किया था। तो इनके जो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव था इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो वो ड्रॉबैक्स हम देख लेते क्या ड्रॉबैक्स थे। तो देखिए ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, तो सबसे पहला ड्रॉबैक देखिए, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। जैसे कि आप देख सकते हो कैल्शियम मतलब तकरीबन 20th एलिमेंट था, 20 सिर्फ 20th एलिमेंट था, और उनका लॉ वहाँ तक ही सीमित रहा। आगे के जो एलिमेंट्स थे जैसे आप देख पा रहे हो कि आगे के एलिमेंट्स ने उनका लॉ फॉलो नहीं किया, एक बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक हो गया। देखिए दूसरा ड्रॉबैक क्या था, न्यूलैंड प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस टू एकोमोडेट ऑल द नॉन एलिमेंट्स। तो देखिए कहीं कहीं क्या हो गया कि न्यूलैंड ने दो एलिमेंट्स एक ही बॉक्स में प्लेस कर दिए, दो एलिमेंट एक ही बॉक्स में प्लेस कर दिए। जैसे आप देख सकते हो कोबाल्ट एंड निकेल या सीरियम एंड लेंथम, ये दो एलिमेंट एक ही बॉक्स में उसने प्लेस किए। क्यों किए इसका एक्सप्लेनेशन न्यूलैंड्स के पास भी नहीं था, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया उनकी जो क्लासिफिकेशन थी उसका। बाद में ही प्लेस सम एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन ऑक्टेव, ये हम मेजर ड्रॉबैक कह सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया कि जो नोट म्यूजिकल नोट में जो बोल रहे थे वो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ही एलिमेंट्स है, पर उन्होंने क्या किया कि कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को भी एक ही नोट में रख दिया। अभी हम जानते हैं ऐसा कौन सा कहाँ हुआ है। तो सबसे पहले कॉलम में देखते हैं, जैसे आपको दिख रहा है क्लोरीन के नीचे कौन है, कोबाल्ट और निकेल। अभी आपको सबको पता है क्लोरीन एक नॉन मेटल है, कोबाल्ट एंड निकेल दोनों क्या है, मेटल्स है। तो आपको यह भी पता होगा कोबाल्ट एंड निकेल मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, मतलब वो मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते। क्लोरीन ऐसा कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता, यहाँ पे एक बार हुआ है। बाद में आप देख सकते हो लास्ट के कॉलम में ऑक्सीजन और सल्फर, इनके नीचे कौन है, आयन।
आयन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर आयन, कुछ भी सिमिलर नहीं है इनकी प्रॉपर्टीज़ में, कुछ भी इनकी प्रॉपर्टीज़ में आपको सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी। तो ये भी लॉ यहाँ पे फेल कर गया। बाद में आप देख सकते हो कार्बन और सिलिकॉन, उसके नीचे है टाइटेनियम। देखिए कार्बन एक नॉन मेटल, सिलिकॉन को हम कहते हैं, अभी सिलिकॉन तो मेटलॉइड है, टाइटेनियम जो आ गया वो मेटल है। मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी ये लॉ पूरी तरह से फेल हो गया। जैसा कि मैंने पहला आपको ड्रॉबैक बताया था कि कैल्शियम तक ही वो लॉ फॉलो हो रहा था, कैल्शियम के बाद वो लॉ फॉलो ही नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमें मिल गया। तो ये था तीसरा ड्रॉबैक। और लास्ट ड्रॉबैक क्या था, देखिए जब क्लासिफिकेशन किया, न्यूलैंड्स ने जब क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने आगे होने वाली डिस्कवरीज के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और उन्होंने अगर जो आगे डिस्कवर हो गए जो एलिमेंट, उनके लिए उनके टेबल में कोई जगह नहीं थी। देख लीजिए, न्यूलैंड्स ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजन टू एकोमोडेट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। तो नए से जो खोजे जाएंगे एलिमेंट्स, उनको रखने के लिए न्यूलैंड के इस टेबल में कोई भी जगह नहीं थी, न्यूलैंड के इस टेबल में कोई भी जगह नहीं थी। तो ये बहुत से मेजर ड्रॉबैक न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के टेबल में थे, इसीलिए न्यूलैंड का जो ये क्लासिफिकेशन था वो भी फेल कर गया। तो देखिए दोस्तों, आज हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि नीड क्यों थी क्लासिफिकेशन की, दूसरा हमने देखा डोबेरानस का ट्रायड का क्लासिफिकेशन, और इसके बाद देखा न्यूलैंड्स का ऑक्टेव और उसके ड्रॉबैक। तो और भी कुछ चेंजेस होते गए और एक बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल हमें मिला है, वो जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।